हमने अपने लास्ट सेशन में एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में अपनी स्टडी शुरू किया था और उसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज़ हैं की बात कर ली थी, जल संधियों की बात कर ली थी और साथ ही साथ एशिया कॉन्टिनेंट के जो मेजर कंट्रीज़ हैं की बात कर ली थी और मेजर कंट्रीज़ के साथ साथ हमने उनकी कैपिटल्स को भी देखा। ठीक है, अब आज के सेशन में हम देखेंगे एशिया की कुछ मेजर रिवर्स को और रिवर्स को देखने के क्रम में ही हम उसी समय देख लेंगे उस रिवर के कोस्ट पर स्थित जो मुख्य शहर हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है या क्या कौन से फीचर्स हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते। ठीक है, तो ये एशिया का मैप है। एशिया के मैप में हमने आमूर रिवर की बात कर ली थी जब हमने शुरुआत किया था, रशिया वाले क्षेत्र को पढ़ा था तभी। यहाँ से देखिए ये आपका आमूर रिवर है जो आकर यहाँ ततर जल संधि के पास में गिर रही थी। ठीक है, आमूर रिवर तक की बात हमारी जो है वो हो गई थी। आमूर रिवर के नीचे आप आएंगे, आपको बस उत्तर से दक्षिण क्रम में बस आना है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के एटलस में आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में आना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर आप क्रम में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक नदी मिलेगी जो चाइना वाले क्षेत्र से या तिब्बतियन पठार का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र से निकलती है ये नदी और इस नदी का नाम है ह्वांगहो। ह्वांगहो, ठीक है, ह्वांगहो या इसी रिवर को येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, येलो। अभी हम रशिया के बाद चाइना वाले क्षेत्र में है तो चाइना वाले क्षेत्र में जो मेजर रिवर्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ह्वांगहो रिवर देखेंगे अगर आप, ये चाइना वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट होने के बाद इस तरीके से ये बढ़ते हुए गोबी डेजर्ट को क्रॉस करते हुए आप देखेंगे तरीके से ये फ्लो करती है और इस तरीके से ये फ्लो करते हुए बीजिंग शहर के पास से होकर गुजरती है और आकर गल्फ ऑफ पोहाई में जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये गल्फ ऑफ पोहाई है जो येलो सागर का हिस्सा है। इस गल्फ ऑफ पोहाई में आकर गिर जाती है ये ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी की अगर हम कुछ विशेषता की बात करें, ह्वांगहो नदी उत्तरी चीन की एक रिवर है। उत्तरी चीन की रिवर है जो येलो रिवर के नाम से फेमस है। येलो रिवर से नाम से क्यों फेमस है? क्योंकि ये जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उस क्षेत्र में एक मरुस्थल पड़ता है, उस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट बेसिकली चाइना में पड़ता है। गोबी डेजर्ट में क्या होता है कि आप जानते हैं कि डेजर्ट में विंड जो है वो मुख्य रूप से इरोजनल एक्टिविटीज करता है। तो गोबी मरुस्थल में विंड के इरोजनल एक्टिविटीज से जो एवियन डिपॉजिट्स जो हैं या वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो चट्टानों को काट कर जो सेडिमेंट्स लाकर जमा किए गए हैं उन्हीं से एक मैदान बना है जिसको कहा जाता है लोयस। ये बेसिकली लोयस जो होता है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी रॉक्स के इरोजन से बने हुए और इन्हीं फाइन पार्टिकल्स को जो हवा होती है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाकर किसी दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर देती है। तो उससे जो एक प्लेन बनता है उसको लोयस प्लेन कहा जाता है। तो जो गोबी का मरुस्थल है वो बेसिकली ऐसे ही लोयस से बना हुआ है और लोयस का अगर आप कलर देखेंगे तो हल्का सा येलोइश होता है। तो चूंकि ह्वांगहो रिवर इस लोयस प्लेन से होकर गुजरती है इसलिए उस लोयस प्लेन का मैक्सिमम हिस्सा अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। क्योंकि लोयस बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं तो उनको रिवर्स का जो वाटर है वो आसानी से इरोजन करके उनका अपने साथ सेडिमेंट्स के रूप में ले जाएगी। इसलिए ह्वांगहो रिवर में लोयस की मात्रा ज़्यादा घुल जाने की वजह से उसका जो वाटर होता है वो येलो हो जाता है और इसीलिए उसको येलो रिवर कहते हैं। और ये रिवर जिस सागर में जाकर गिर रही है उस सागर का नाम भी येलो सी है। येलो सी के पीछे भी यही कारण जिम्मेदार है कि उस रिवर के द्वारा लोएस्ट सेडिमेंट्स का डिपोजिशन लगातार गल्फ ऑफ पोहाई में होता है और वहां पर जो वाटर है वो उसका कलर कुछ
अपन जैसा दिखता है, इसलिए येलो सी उसका नाम। अब वांगहो नदी की बात करें तो ये चूंकि लोएस्ट से होकर गुजर रही तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होगा, और सेडिमेंट्स ज्यादा घुल जाने की वजह से उसमें कीचड़ बन जाता है, मड बन जाता है, इसीलिए इस वांगहो रिवर को मडीएस्ट रिवर भी कहा जाता है। मडीएस्ट रिवर, ठीक है, दुनिया का सबसे मडीएस्ट रिवर है या सबसे कीचड़ युक्त रिवर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सेडिमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे और रिवर जितना मैदानी एरिया में जाती जाएगी तो वो रिवर के जो सेडिमेंट्स होंगे वो डिपॉजिट्स होते जाएंगे, तो रिवर कई धाराओं में बदलती जाएगी, यानी वो रिवर जो है वो अपना मार्ग परिवर्तित करने लगी, अपना रूट जो है वो लगातार बदलने लगेगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में वाटर जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और फ्लड की कंडीशंस आ जाती है। इसीलिए वांगहो जिस एरिया से होकर फ्लो करती है उस एरिया में ये मार्ग अपना अपना रूट बदलती रहती है और लगातार बाढ़ आती रहती है, इसीलिए वांगहो रिवर को सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो नदी है ये जिस क्षेत्र से बह रही है, आप देखिए ये इसका मार्ग है, इसी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो बीजिंग शहर है जो कि चाइना की राजधानी है, वो बेसिकली इसी वांगहो रिवर बेसिन के क्षेत्र में ही सिचुएटेड है। ओके, कोस्ट मैंने नहीं बोला, वांगहो रिवर बेसिन के क्षेत्र में ही बीजिंग शहर है जो चाइना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये वांगहो रिवर की बात हो गई। वांगहो रिवर के क्षेत्र में ही अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको दो शहर मिलेंगे या दो क्षेत्र मिलेंगे, एक यहां एक यहां। इसका नाम है शैंक्सी और इसका नाम है सेंगसी। सेंगसी और सांगसी ये दो प्रांत हैं। ठीक है, शैंक्सी और सेंगसी। ठीक, इन दोनों प्रांत में ये जो वांगहो रिवर बेसिन का क्षेत्र है ये बेसिकली कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कोयला उत्पादन के लिए। सांगसी और सेंगसी बेसिन वांगहो रिवर से जुड़ा हुआ है जो कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस। ये हो गई हमारी पहली रिवर जो चाइना की महत्वपूर्ण नदी है जिसको वांगहो कहा जाता है। ठीक है, वांगहो रिवर की बात हो गई। वांगहो रिवर के बाद नीचे चलिए। वांगहो रिवर के अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी तिब्बतियन प्लेटो से एक और रिवर आपको निकलती मिलेगी, उस रिवर का नाम है यांग टिजिक्यांग। ये देखिए ये रिवर यांग टिजिक्यांग रिवर, ठीक है, ये है यांग टिजिक्यांग रिवर भी चाइना वाले क्षेत्र से निकल रही है। ठीक है, और ये यांग टिजिक्यांग जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये रिवर वाटर डिस्चार्ज कहाँ कर रही है तो ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, ईस्ट चाइना सी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो चीन से निकलकर ईस्ट चाइना सी में जाकर ये यांग टिजिक्यांग रिवर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज कर रही है। साथ ही साथ ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसके बाद ये जो यांग टिजिक्यांग रिवर का बेसिन है, ये पूरा का पूरा बेसिन जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, कॉटन, कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ अगर आप इस रिवर के पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का बसाव अगर आपको मिलेगा इस नदी बेसिन के आसपास वाले क्षेत्रों में ही मिलता है। ठीक है, इसलिए लेबर जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाते हैं। अब जब लेबर सस्ते मिल गए, कपास की खेती हो रही है और साथ ही साथ आसपास में कुछ शहर हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 3 शहर आपको इस यांग टिजिक्यांग रिवर पर पड़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यह है चोंगकिंग, चोंगकिंग के आगे जाएंगे तो यह है वुहान
और वुहान के बाद डेल्टा के पास में अगर आप देखेंगे तो शंघाई। ठीक है, तो ये 3 शहर पड़ जाएंगे इस यांग ज़ेकियांग रिवर पर। ठीक है, तीनों का नाम मैं लिख दे रहा हूं, चॉन्गकिंग, वुहान और आई। ठीक है, चॉन्गकिंग, वुहान और संघाई। तो ये पूरा एरिया हो गया। इस पूरे क्षेत्र में कपास की खेती हो रही है और कपास की खेती होने की वजह से यहाँ पर लेबर भी सस्ते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा विकास हो गया। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो संघाई वाले क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसीलिए संघाई को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ चाइना, मैनचेस्टर ऑफ चाइना। ठीक है, संघाई जो कि यांग ज़ेकियांग जो रिवर है उसके डेल्टा के पास में है, मैनचेस्टर ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ ये चाइना का सबसे बड़ा नगर है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक दृष्टि से भी शंघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा शंघाई दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, कैपिटल नहीं है ये, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलस वाला एक नेशनल टेरिटरी कह सकते हैं, कैपिटल या राजधानी शहर कह सकते हैं, वो शंघाई ही है। ठीक है, तो ये हो गई यांग ज़ेकियांग रिवर की बात। इस पर अब हमने 2 शहर और देखा था। उन शहरों की बात करें तो हमने एक शहर देखा था वुहान। वुहान जो शहर है वो आयरन और इंडस्ट्रीज और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो आयरन, लौह इस्पात उद्योग और साथ ही साथ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इसके अलावा कोरोना जो वायरस इस समय चल रहा है पूरी दुनिया में, उसका जो सेंटर था या पहली बार वो जो केस आया था वो वुहान शहर से ही आया था। ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरी बात की, दूसरा जो शहर देखा वो है चॉन्गकिंग शहर। चॉन्गकिंग शहर की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से कागज उद्योग का एक बहुत बड़ा हब है। कागज इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री का हब है चाइना में। ठीक है, तो ये हो गई वांगहो रिवर की, यांग ज़ेकियांग रिवर की बात। हमने 2 रिवर देख लिया, वांगहो और यांग ज़ेकियांग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वांगहो देख लिया, यांग ज़ेकियांग देख लिया। यांग ज़ेकियांग के बाद अब इसके नीचे आप आएंगे तो एक रिवर आपको मिलेगा, एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है ज़ेकियांग। ठीक है, ज़ेकियांग रिवर। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे ये है आपका ज़ेकियांग रिवर। यहां से ये इस तरीके से निकलकर यहां से आकर ये हांगकांग आइलैंड जहां पर है, कि हांगकांग के पास में आकर ये नदी जो है ज़ेकियांग वो गिरती है। तो वांगहो के नीचे आप जाएंगे तो ज़ेकियांग रिवर मिले। ठीक है, ज़ेकियांग रिवर। ज़ेकियांग रिवर चाइना वाले क्षेत्र से निकलकर आकर साउथ चाइना सी में गिरती है, ईस्ट चाइना सी में नहीं, साउथ चाइना सी में अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती है। ठीक है, साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में भी जहां पर ये वाटर डिस्चार्ज करती है वहां पर एक मुख्य शहर है, वो है हांगकांग। ठीक, हांगकांग इसी ज़ेकियांग रिवर के डेल्टा के पास में स्थित। ठीक है, इसके बाद इसी ज़ेकियांग रिवर पर ही एक शहर और स्थित है चाइना का, वो है गुआंगझाऊ। गुआंगझाऊ। ठीक है, ज़ेकियांग रिवर चाइना से निकली, गुआंगझाऊ शहर से होते हुए हांगकांग आइलैंड के पास में जाकर अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर। ठीक, अब ये जो गुआंगझाऊ है ये एक बंदरगाह है। ठीक है, एक बंदरगाह है और बंदरगाह होने के साथ साथ ये केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज के लिए चाइना में फेमस है। ठीक है, पेपर और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इसके अलावा
चूंकि हांगकांग आइलैंड के पास में है और हांगकांग जो है वो अपने आप में शिपिंग इंडस्ट्रीज का हब माना जाता है। जलयान उद्योग का विकास वहां पर बहुत ज्यादा हुआ है। अब चूंकि वहां पर एक बहुत बड़ा पोर्ट है हांगकांग, जलयान या शिपिंग इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है और उसी के पास में गुआंगझाऊ स्थित है, वो भी एक पोर्ट है। इसलिए गुआंगझाऊ भी इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चाइना के लिए। ठीक है, अभी तक हमने 3 रिवर देख लिए, येलो या ह्वांगहो रिवर देखा, यांग टिजिक्यांग रिवर देखा और सिक्यांग रिवर देखा। ठीक है, सिक्यांग रिवर के बाद अब हम आगे चलते हैं और अगली नदी हम देखते हैं इस मैप में। देखिए, ये देखिए, ये हमने देखा था येलो रिवर जिसको हम ह्वांगहो कह रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा ये तिब्बतियन प्लेटो से निकल रही, ये देखिए यांगटीजी रिवर। ठीक है, यांगटीजी रिवर के बाद हम यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर इस तरीके से निकल रही है जिसका नाम है सिक्यांग। ठीक है, सिक्यांग, ये सिक्यांग रिवर यहाँ पर गिर रही तो यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है हांगकांग, और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है गुआंगझाऊ। ठीक है, ये 3 की बात हो गई। अब हमें देखना है अगली जो रिवर है, इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो एक नदी है रेड नाम की, वो भी इसी तिब्बतियन प्लेटो वाले एरिया से या चाइना वाले एरिया से ही निकलती है। ठीक है, अभी आप मेकांग मत देखिए, यहां पर देखिए, यहां से एक रिवर ऐसे निकलेगी और वो चाइना वाले क्षेत्र से आएगी और चाइना वाले क्षेत्र से आकर वियतनाम में एंट्री करेगी। ठीक है, चाइना से निकलने के बाद वियतनाम में एंट्री करेगी और वियतनाम में एंट्री करने के बाद वियतनाम में एक मैदान है जिसका नाम है टोंकिंग प्लेन। टोंकिंग प्लेन, ठीक है, इस टोंकिंग प्लेन से होकर गुजरेगी और फिर इसी रेड रिवर, इसी को रेड रिवर कहा जाता है। ठीक है, रेड रिवर, या इसी का नाम होंग रिवर भी है, होंग। ठीक, रेड या होंग रिवर, ये चाइना से निकलेगी। चाइना से निकलने के बाद वियतनाम देश में एंट्री करेगी और वियतनाम देश में एंट्री करने के बाद टोंकिंग का जो मैदान है वियतनाम में, उससे होते हुए साउथ चाइना सी में, ये साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी में आकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर। ठीक है, ये हो गया रेड या होंग नदी। अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, यहां पर उसकी राजधानी है हनोई, और हनोई किस रिवर पर है? वो इसी रेड या होंग रिवर के तट पर स्थित है। ठीक है, बेसिकली इस नदी के मुहाने के पास में स्थित है। यहां पर अगर आप तट के पास में देखेंगे तो हनोई, मैं आपको पॉलिटिकल मैप में दिखा देता हूं कि हनोई किधर है। आप इस मैप में देखें, ये है हनोई। ठीक है, तट के पास में। तो यहां से ये रेड रिवर इस तरीके से चाइना से निकलेगी और वियतनाम में एंट्री करेगी, फिर वियतनाम के टोंकिंग प्लेन से होकर उसकी राजधानी हनोई के पास से होकर आकर साउथ चाइना सी में अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, तो हमने देख लिया रेड रिवर को, रेड रिवर या होंग रिवर। उसके बाद आप देख रहे हैं यह है मेकांग रिवर। ठीक है, ये मेकांग रिवर है, ये भी तिब्बत के पठार से, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये है आपकी मेकांग रिवर, ये जो मैं बैगनी बना रहा हूं, ये है आपकी मेकांग रिवर, चाइना से निकली। ठीक है, चाइना से निकलने के बाद ये जो मेकांग रिवर है ये म्यांमार में एंट्री करेगी। यहां पर देखिए, ये है म्यांमार का क्षेत्र। तो चाइना से निकलने के बाद यहां से आप देखिए, ये थोड़ा सा ये म्यांमार के क्षेत्र में एंट्री करेगी। म्यांमार के क्षेत्र में एंट्री करने के बाद ये 2 देशों की बॉर्डर बनाती है। आप यहां पर देखिए, ये है लाओस और ये है थाईलैंड। तो लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर से होकर गुजरेगी। ठीक है, लाओस और थाईलैंड से चाइना से निकली। चाइना से निकलने के बाद म्यांमार वाले क्षेत्र में एंट्री की, यहां पर
म्यांमार क्षेत्र में एंट्री करने के बाद इसने लाओस और थाईलैंड इन दोनों का बॉर्डर बनाया। लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर बनाने के बाद ये रिवर जो है वो फिर से एंट्री कर जाएगी लाओस वाले क्षेत्र में। आप यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ से फिर से ये देखिए इस तरीके से होकर आगे बढ़ेगी और लाओस और वियतनाम के क्षेत्र से आगे बढ़ेगी। लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए ये एंट्री करेगी कंबोडिया में। यहाँ पर देखिए ये कंबोडिया देश में एंट्री करी, ठीक है, कंबोडिया देश में एंट्री करी। अब कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नाम पेन, यहीं तट पर स्थित है नाम पेन। इस नाम पेन जो कंबोडिया की राजधानी है वो इसी मेकांग रिवर के कोस्ट पर ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो नाम पेन रिवर से होते नाम पेन जो कंबोडिया की राजधानी है उससे होते हुए ये जो रिवर है वो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे तो वियतनाम में एंट्री करती है, ठीक। ये वियतनाम का क्षेत्र आ गया, वियतनाम में एंट्री करेगी और वियतनाम में जहां पर इस नदी का डेल्टा है वहां पर एक शहर स्थित है वियतनाम का, जो कि है हो ची मिन सिटी। हो मिन सिटी, ठीक है, होची मिन सिटी स्थित है। वहां से होकर फिर ये रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है साउथ चाइना सी में। ये साउथ चाइना का सी का हिस्सा, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देगी। अब इस नदी का जो मुहाना वाला क्षेत्र है या जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, जो बेसिकली कंबोडिया और वियतनाम वाले क्षेत्र में पहुंच रहा है, उस क्षेत्र में राइस की खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट एशिया का राइस बाउल नाम से भी जाना जाता है, मेकांग रिवर का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है। मेकांग रिवर की बात एक बार मैं आपको पॉलिटिकल मैप में दिखा देता हूं, ठीक है। यह है पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखें तो यह है आपका मेकांग रिवर, यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद ये देखिए सबसे पहले ये म्यांमार में एंट्री की। म्यांमार में एंट्री करने के बाद लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर बनाई। लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर बनाने के बाद ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद ये फिर वियतनाम वाले हिस्से से देखिए ये लाओस वाले हिस्से से ये अंदर जाएगी और फिर आकर कंबोडिया वाले क्षेत्र में एंट्री करेगी। कंबोडिया वाले क्षेत्र में एंट्री करने के बाद कंबोडिया में ही नामपेन जो कंबोडिया की राजधानी वो स्थित है, वहां से फिर ये वियतनाम में एंट्री करेगी और ये होची मिन सिटी और फिर आपका गिर जाएगी साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो ये हो गई मेकांग रिवर। मेकांग रिवर का जो डेल्टाई एरिया है वो फेमस है अपने राइस के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए उसको दक्षिण पूर्व एशिया का राइस बाउल कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का राइस बाउल है मेकांग रिवर। इसके अलावा ध्यान आपको रखना है किन किन देशों से होकर गुजर रही है। चाइना, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का सीमा बनाई, फिर कंबोडिया में एंट्री की। कंबोडिया की राजधानी जो है नामपेन इसी मेकांग रिवर के तट पर है। फिर वहां से वियतनाम में एंट्री की और वियतनाम का शहर है होची मिन सिटी जो डेल्टा वाले क्षेत्र में स्थित है। फिर साउथ चाइना सी में जाकर ये रिवर अपना गिर गई, ठीक है। अब मेकांग के बाद आप यहां तक आप अब नॉर्थ टू साउथ आए थे, ठीक है। आपने देख लिया ह्वांगहो, यांगटीजी, फिर आपने देखा सिक्यांग। सिक्यांग के बाद आपने देखा रेड या होंग रिवर जो वियतनाम वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही थी, और उसके बाद आपने देखा मेकांग रिवर। अब रेड के बाद आपने देखा मेकांग। अब यहां से आप ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं। मेकांग के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नदी मिलेगी जो थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी है और उस नदी का नाम है छाओ फ्राया। ये थाईलैंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो छाओ फ्राया नदी ये भी निकलती है चाइना वाले क्षेत्र से। यहां से ऐसे निकलेगी चाइना वाले क्षेत्र से और म्यांमार के क्षेत्र से हल्का सा होते हुए थाईलैंड में एंट्री करेगी। इस रिवर का नाम है छाओ फ्राया,
ठीक है, छाओ प्राया ये थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये आकर गिरती कहाँ पर है, तो इस तरीके से आकर ये थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पर है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, इस गल्फ ऑफ थाईलैंड में आकर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज कर। ठीक है, इसी जो छाओ फ्राया नदी है, इसी नदी के मुहाने के पास में अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक। ठीक है, तो छाओ फ्राया रिवर ये भी चाइना वाले क्षेत्र से निकल रही है, थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी आकर थाईलैंड की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है और साथ ही साथ इसी नदी के तट पर मुहाने पर डेल्टा वाले क्षेत्र में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है, जो साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, जहां पर शिपिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो बैंकॉक वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग पोर्ट या शिपिंग इंडस्ट्री हब के रूप में फेमस है। ठीक है, तो ये हो गई छाओ प्राया रिवर की बात। ठीक है, अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छाओ फ्राया रिवर के बाद अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं साल्वीन रिवर। ठीक है, साल्वीन रिवर, साल्वीन रिवर भी अगर आप देखें तो ये भी निकल रही है चाइना वाले क्षेत्र से, यहां से निकल रही है इस तरीके से साल्वीन रिवर। और साल्वीन रिवर जो है वो मुख्य रूप से म्यांमार के एक नदी है। ठीक है, तो साल्वीन रिवर चाइना वाले क्षेत्र से निकलने के बाद म्यांमार में एंट्री करती है और म्यांमार में यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है शान प्लेटो। तो साल्वीन रिवर शान प्लेटो से होते हुए बहती है और आकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है कहाँ पर, तो मर्तबान की खाड़ी में। यहाँ पर ये है, तो यहां पर साल्वीन रिवर यहां पर आकर गिर रही, जहां पर यहां पर है गल्फ ऑफ मर्तबान, गल्फ ऑफ मर्तबान। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मर्तबान में अपना वाटर जो है ये साल्वीन रिवर आकर डिस्चार्ज कर देती है। ये जो साल्वीन रिवर है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है ये साल्वीन रिवर। आपने देख लिया मेकांग, मेकांग के बाद छाओ फ्राया और फिर साल्वीन। साल्वीन के थोड़ा सा और वेस्ट में आइए तो एक और नदी मिलेगी जो चाइना वाले क्षेत्र से ही निकलेगी और चाइना वाले क्षेत्र से निकलकर म्यांमार में एंट्री करेगी। म्यांमार की ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है इरावदी। ठीक है, यह है इरावदी और ये रिवर भी आकर इसी वाले क्षेत्र में गिरती है, या यहाँ पर जो एक अंडमान सागर आपने देखा था उस जगह पर आकर गिरती। यहां पर देखिए यह है अंडमान सागर, अंडमान सागर। तो इरावदी नदी चाइना से निकलती है, चाइना से निकलने के बाद ये अंडमान सागर में आकर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती। ठीक है, अब इरावदी नदी को अगर आप देखेंगे तो इसके एक तरफ एक माउंटेन है जिसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा, और दूसरी तरफ एक माउंटेन है इस तरीके से जिसका नाम है पेगु योमा, पेगु योमा। तो इरावदी नदी अराकान योमा और पेगु योमा इन दोनों पहाड़ों के बीच से होकर बहती है और फिर अंडमान सागर में अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती। इसी इरावदी की एक सहायक नदी है जो पेगु योमा वाले क्षेत्र से निकलकर ऐसे फ्लो करती है और आकर इरावदी में मिलती है, उसका नाम है चिंदविन। ठीक है, तो इरावदी की सहायक नदी है चिंदविन और ये इरावदी और चिंदविन नदियों के द्वारा जो एक दोआब बनाया जाता है उस दोआब में क्योंकि एलुवियल सॉइल मिलता है और इसलिए उस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी मात्रा में चावल की खेती होती है। इसीलिए इस दोआब के क्षेत्र को म्यांमार का राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो म्यांमार के राइस बाउल के नाम से जाना जाता है ये पूरा का पूरा इरावदी और चिंदविन का जो क्षेत्र है। ठीक है,
ये हमने यहाँ तक कुछ नदियों की बात देखी। क्रम में हमने वांगहो, यांगतीजी, सिक्यांग, सिक्यांग के बाद हमने रेड रिवर देखा, रेड के बाद हमने देखा मेकांग, मेकांग के बाद छाओ फ्राया, फिर साल्वीन, फिर इरावदी और चिंदविन। इतनी नदियां हमने देख ली। अब यहां से आप आगे चलिए। यहां से अगर आप आगे चलेंगे तो आप एक बार पॉलिटिकल मैप में आइए। ठीक है, इस मैप में आइए। अब जब आप इस मैप में आएंगे तो इस मैप में हमने ईस्टर्न क्षेत्र की नदियां देख ली, है ना। साउथ ईस्ट एशिया की हमने नदी देख ली, साउथ ईस्ट एशिया के बाद हमने चाइना की नदी देख ली और हमने रशिया की। ठीक, जो मेजर रिवर हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और उन रिवर के पास में जो कुछ भी शहर हो सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन शहरों को भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं वेस्टर्न एशिया वाले क्षेत्र में, या आप कह लीजिए मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में। वहां पर भी आपको 2-3 रिवर हैं जिनको आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इराक वाले क्षेत्र में आइए। ये इराक वाला क्षेत्र है। इराक वाले क्षेत्र में आप आएंगे तो आपको 2 नदियां मिलेंगी। एक रिवर का नाम है टिग्रिस, ये है टिग्रिस, और दूसरी रिवर का नाम है यूफ्रेट्स। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, एक का नाम है टिग्रिस, दूसरी रिवर का नाम है यूफ्रेट्स। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, बेसिकली यही नदियां दजला और फरात नाम से फेमस हैं। ठीक है, तो दजला प्लस फरात। ठीक है, तो दजला और फरात ही टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां हैं। ये इराक की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, और इन दोनों नदियों का जो मिलन होता है, ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं जिस जगह पर, उस जगह का नाम है अल बसरा। अल बसरा ईरान का एक शहर, इराक का एक शहर है। ठीक है, इराक के अल बसरा के पास में ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद ये आकर पर्सियन गल्फ में, ये है पर्सियन गल्फ, आकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर दे। ठीक, तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर हैं, ये इराक की महत्वपूर्ण नदियां हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया की नदियां हैं। ये दोनों नदियां अल बसरा के पास में आकर मिलती हैं और फिर एक संयुक्त धारा के रूप में पर्सियन गल्फ में अपना वाटर डिस्चार्ज करती। ठीक है, अब चूंकि ये 2 नदियां हैं, इन नदियों के बीच का दोआब है। अगर आप ऐसे देखें, ये आपका टिग्रिस आ रही है, ये यूफ्रेट्स आ रहा है, और यहां पर है अल बसरा, अल बसरा। ठीक है, यहां से फिर ये एक सिंगल धारा के रूप में ऐसे फ्लो करके यहां मान लीजिए है आपका कैस्पियन सी, फारस की खाड़ी, कैस्पियन नहीं, फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ। ठीक, तो पर्सियन गल्फ में आकर गिर गई। अब इन दोनों नदियों के बीच का ये दोआब वाला क्षेत्र होगा। इस दोआब वाला क्षेत्र, ये जो मैदान क्षेत्र बना है, इसी को कहा जाता है मेसोपोटामिया का मैदान, मेसोपोटामिया मैदान। ठीक, इसी मेसोपोटामिया मैदान में मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो फली फूली थी, उसका ओरिजिन हुआ था। ठीक, तो यही टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में, इसमें जो टिग्रिस रिवर है उसकी अगर आप बात करें तो उसी टिग्रिस रिवर के कोस्ट पर स्थित है ईरान की राजधानी बगदाद। यहां पर अगर आप ऐसे बनाएं तो ये है बगदाद, इराक की राजधानी। ठीक है, तो टिग्रिस रिवर के कोस्ट पर ही इराक की राजधानी बगदाद से। अब आपने देखा कि ये मेसोपोटामिया का मैदान है। ये जो मेसोपोटामिया का मैदान है, ये पूरे के पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम एशिया पूरा का पूरा डेजर्ट से भरा पड़ा है, ज्यादातर एरिया मरुस्थली है। उसमें इराक में दजला फरात या टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर के बीच का जो मेसोपोटामिया प्लेन्स है, वही मोस्ट पॉपुलस एरिया है साउथ वेस्ट एशिया का। ठीक है, इसके अलावा दोआब है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी अच्छी खासी मात्रा में होती हैं, और मुख्य रूप से 3 चीजें उगाई जाती हैं। एक गेहूं,
गेहूं के साथ साथ खजूर, और खजूर के साथ साथ पाम आयल, पाम यानी ताड़, ये 3 चीजों की खेती बहुत ज्यादा होती है इस मेसोपोटामिया प्लेन्स वाले एरिया में। ठीक है, ये आपने देख लिया दक्षिण पश्चिम एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है यूफ्रेट्स और टिग्रिस। ठीक, इसके बाद यूफ्रेट्स और टिग्रिस आपने देख लिया। इसी यूफ्रेट्स और टिग्री के पास में ही आप इस मैप में आइए, हाँ, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बाद आपको जो जॉर्डन और इजराइल के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है जॉर्डन। ये देखिए जॉर्डन रिवर है। ठीक है, तो जॉर्डन रिवर बेसिकली यहां से निकल रही है, ये इस तरीके से होकर आकर कहां गिर रही है, तो ये है डेड सी, डेड सी। ठीक है, तो जॉर्डन रिवर निकल कहां से रही, ये सी ऑफ गैलिली से डेड सी के बीच में बहती है। ये है आपका सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली। ठीक, तो सी ऑफ गैलिली से डेड सी के बीच में निकलती है, बीच में बहती है ये नदी जॉर्डन। तो इन दोनों के बीच में बहने के पीछे कारण यह है कि यहां से एक रिफ्ट वैली गुजरती है। ठीक, और उसी रिफ्ट वैली से होकर ये जॉर्डन रिवर गुजर रही है। ठीक, अब यहां पर डेड सी आपने देखा, डेड सी की अगर बात करें तो पूरे एशिया का सबसे लोवेस्ट प्लेस है ये डेड सी, मृत सागर, एशिया का सी लेवल से सबसे लोवेस्ट प्लेस है। इसके अलावा डेड सी का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ इजराइल है। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है डेड सी। ठीक है, इजराइल में अगर आप देखेंगे तो ये इसका वेस्ट बैंक का एरिया है जो बहुत ज्यादा विवादित रहता है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका सीरिया, सीरिया का एक शहर है, ये है गोलन हाइट्स। ठीक है, तो गोलन हाइट्स वेस्ट बैंक इजराइल, ये ध्यान रखिएगा। और इजराइल में ही अगर आप यहां पर देखें ये है गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा पट्टी, और सीरिया के ईस्ट में यह है लेबनान। ठीक, तो ये जॉर्डन रिवर हो गई जो साउथ वेस्ट एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, इसके बाद आप आइए, अब सी ऑफ गैलिली और डेड सी के बीच में आपने जॉर्डन रिवर देख लिया। अब आप आइए इस मैप में अगर आप देखिए, कजाकिस्तान ये देश है और ये है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक झील है जिसका नाम है अरल सागर, अरल सागर। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है ये अरल सागर। ठीक, इस अरल सागर में देखेंगे तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की एक महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम है आमुर दरिया और एक नदी का नाम है सिर दरिया। यह है सिर दरिया और यह है आमुर दरिया, आमुर दरिया। ये भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये दोनों नदियां आकर गिरती हैं अरल सागर में। ठीक है, अरल सागर में। अब चूंकि अरल सागर इस पूरे क्षेत्र में वाटर का एकमात्र सोर्स है, इसलिए सिंचाई की सुविधा के लिए इसका यूज होता है और इसीलिए अरल सागर जो है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आपका जो पश्चिमी या मिडिल ईस्ट की जो रिवर्स हैं उनकी भी बात हमने कर ली। ठीक, तो ये जितनी नदियों की हमने बात की यही मुख्य नदियां हैं एशिया की जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी चीजें, आप देखिए ये है सिर दरिया रिवर, यहां से निकल रही है इस तरीके से। ठीक, ये यहां से निकल के ये आ रही है अरल सागर में, और ये है आमुर दरिया। ये देखिए, तो सिर दरिया आमुर दरिया ये दोनों के दोनों पामीर पठार के पास से निकलती हैं और निकल कर आकर अरल सागर में गिरती। ठीक है, और अरल सागर में आकर अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती हैं ये दोनों रिवर्स। ठीक, हमने
एशिया की नदियां देख लिया आपने, देखा सिरदरिया, अमूर दरिया जो अरल सागर में गिर रही हैं। फिर आपने जॉर्डन रिवर देखा जो डेड सी में गिर रही है। फिर आपने यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर देखा जो इराक वाले क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो आकर गिर रही थी पर्सियन गल्फ में। ठीक है, इसके अलावा आप इंडिया पढ़ चुके हैं, तो इंडिया की जो रिवर्स हैं मुख्य रूप से वो आप वहां पर देख चुके हैं। ठीक है, अब एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमें एक दो बातें और देखनी है। सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट में अब हम देखते हैं माउंटेन्स जो हैं वो। ठीक है, मेजर जो माउंटेन्स हैं उनको देखते हैं। एशिया के मेजर माउंटेन्स को देखने के लिए आप सबसे पहले अपने मैप में इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है पामीर नॉट। यहां पर आएंगे, ये है पामीर नाट। ठीक है, पामीर गांठ, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पामीर नॉट दिख जाए। पामीर नाट पे आएंगे तो पामीर नाट के पास में ही आपको मिलेगा माउंट कम्युनिज्म। माउंट कम्युनिज्म, ठीक, ये माउंट कम्युनिज्म जो है ये पामीर की सबसे ऊंची चोटी है। पामीर एक गांठ है, एक नॉट है जिससे माउंटेन्स की कई सीरीज निकली हुई है। ठीक है, उन सीरीज का क्रम ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो हम एक एक करके उसका सीरीज देखेंगे, उसी माउंटेन्स का क्रम देखेंगे। तो पामीर नॉट पर अगर आप आएंगे तो पामीर नाट से अगर आप देखिए तो यहां से आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है कराकोरम। ठीक है, साथ में एटलस रखिए और एटलस में देखते चलिए। पामीर नाट से सबसे पहले आएगा कराकोरम। कराकोरम के नीचे फिर आपका ग्रेट हिमालयन है। ठीक है, कराकोरम के नीचे ही आपका ग्रेट हिमालयन है। ठीक, हमें नीचे की तरफ नहीं आना है क्योंकि इंडिया के जो भी माउंटेन्स है वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका कराकोरम, एक मैं लिख दे रहा हूं। कराकोरम के आगे अगर आप जाएंगे, कराकोरम में ही आपको माउंट केटू मिल जाएगा जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कराकोरम के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कुनलुन शान। देखिए ये है कुनलुन शान। ठीक है, तो कराकोरम के आगे कुनलुन शान, कुनलुन शान के और आगे जाएंगे तो मिलेगा अल्टून शान। ठीक है, ये है अल्टून शान। अल्टून शान के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा नान शान। नान शान, ठीक है, नान शान के आगे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, यहां पर देखिए ये है हिंगन माउंटेन। हिंगन माउंटेन, ठीक है, हिंगन माउंटेन्स के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रुस्कली माउंटेन। ब्रुस्कली माउंटेन, ठीक, उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां कोस्ट पर सिकोटस्क माउंटेन। सिकोटस्क सागर आपने देखा था, वहीं पर सिकोटस्क माउंटेन। ये एक सीरीज हुई। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कराकोरम, कुनलुन शान, अल्टून शान, नान शान, ग्रेट खिंगन माउंटेन, ग्रेट खिंगन के बाद आपका ब्रुस्की माउंटेन्स और फिर सिकोटस्क माउंटेन। ठीक, ये एक क्रम हुआ, इनका आपको ये क्रम ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चाइना वाले क्षेत्र में स्थित हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स। ठीक है, मैक्सिमम लास्ट में एक दो जो है वो रसिया और चाइना दोनों वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेजर रूप से आप यही ध्यान रखिए कि ये चाइना के क्षेत्र में स्थित हैं, ये जो माउंटेन्स है वो। ठीक है, अब पामीर नाट से अब दूसरी तरफ आइए। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे पामीर से तो अब मैं पेन चेंज करके ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए पामीर पे वापस आइए, ये है टियान शान। टियान शान, ठीक है, टियान शान माउंटेन। टियान शान के बाद आगे जाएंगे तो मिलेगा अल्टाई माउंटेन। अल्टाई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन के अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा यबला, यहां पर देखिए ये है टियान माउंटेन। ये है आपका अल्टाई माउंटेन। अल्टाई माउंटेन के आगे जाएंगे तो श्यान माउंटेन। श्यान माउंटेन के आगे जाएंगे तो बैकाल माउंटेन, ठीक है, बैकाल माउंटेन। उसके बाद यब्लानोय माउंटेन,
ठीक। यब्लानॉय माउंटेन के बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है स्टेनॉय माउंटेन, स्टेनॉय रेंज। फिर और आगे जाएंगे तो यह है आपका बर्खोयांस्क माउंटेन। बर्खोयांस्क के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको चर्स्की रेंज मिल जाएगा। ठीक है, चर्स्की रेंज के आगे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोलियामा रेंज मिल जाएगा। कोलियामा रेंज के और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक चुक्की रेंज मिलेगा और एक कोरियाक रेंज मिलेगा। ये दूसरा क्रम हुआ। फिर से बताता हूं, पामीर नॉट पे आएंगे तो तियान शान, तियान शान के बाद अल्टाई माउंटेन, अल्टाई के बाद श्यान माउंटेन, श्यान के बाद बैकाल माउंटेन, बैकाल के बाद यब्लानॉय माउंटेन, यब्लानॉय के बाद स्टेनॉय माउंटेन, उसके बाद बर्खोयांस्क रेंज, बर्खोयांस्क के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका चर्स्की माउंटेन, उसके बाद फिर आपका कोलियामा और फिर चुक्ची और कोरियाक। ये दूसरा सीरीज हुआ माउंटेन्स का। इन सीरीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद वापस आइए पामीर नॉट पे। वापस जब पामीर नॉट पे आएंगे तो अब आपको वेस्ट की साइड चलना है। वेस्ट की साइड अगर आप आएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा, पेन चेंज करके दिखा रहा हूं। वेस्ट के साइड अगर आप आएंगे तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन से आगे जाएंगे तो यहां पर आपको ये दिखेगा, ये पूरा एल्ब्रुज माउंटेन। ठीक, हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश के माउंटेन के बाद बीच में एल्ब्रुज माउंटेन। हालांकि हिंदू कुश और एल्ब्रुज के बीच में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में दो माउंटेन पड़ जाते हैं या दो रेंज। एक का नाम है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, और एक का नाम है पोतवार बेसिन, पोतवार बेसिन या पोतवार पठार भी कहा जाता है, पोतवार प्लेटो। तो हिंदू कुश, सॉल्ट रेंज और फिर एल्ब्रुज रेंज। ठीक, एल्ब्रुज रेंज के आगे जाएंगे तो यह है काकेशस, जो आपने यूरोप और एशिया का बॉर्डर देखा था। ठीक है, एल्ब्रुज हो गया। पामीर से हिंदू कुश, सॉल्ट, एल्ब्रुज। ठीक, इसके बाद जहां पर आपने हिंदू कुश देखा था, हिंदू कुश से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज के नीचे अरब सागर के तट पर आएंगे तो मिलेगा किरथर रेंज। ठीक है, किरथर रेंज। किरथर के बाद यहां पर अरब सागर के कोस्ट पर ही आपको यहां पर मिलेगा मकरान रेंज, मकरान। मकरान के बाद आगे यहां पर देखिए यह है जाग्रोस माउंटेन, और ये जाग्रोस माउंटेन जाके एल्ब्रुज में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एल्ब्रुज के इस तरफ देखेंगे तो यहां से एक माउंटेन आता है जिसका नाम है पॉन्टिंग। यहां से देखेंगे तो यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है टॉरस, और यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है पॉन्टिंग। ठीक है, पॉन्टिंग। तो इतने माउंटेन्स यहां पर हो गए, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर, मकरान, जाग्रोस, एल्ब्रुज। ठीक, एल्ब्रुज के दूसरी तरफ देखेंगे तो टॉरस और पॉन्टिंग। ठीक है, तो पामीर नॉट से इतने माउंटेन्स निकले हुए हैं। ठीक है, इन माउंटेन्स का आपको बस क्रम ध्यान रखना है, आपसे यही क्रम एग्जाम में लगवाया जा सकता है। ठीक है, आप इन माउंटेन्स को नोट कर लीजिएगा, और नोट कर लेने के बाद उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार जब आप देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आप वीडियो को बैक कर करके देख लीजिएगा कई बार, उसको नोट कर लीजिएगा कागज में किस तरीके से बने हुए हैं उनको। ठीक है, जब आप उनको नोट कर लेंगे तो आपके लिए चीजें जो हैं वो काफी हद तक आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ पठारों को देख लेते हैं। ठीक है, पठारों को हम कुछ देख लेते हैं जो कि इसी आपके एशिया महाद्वीप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। सबसे पहले म्यांमार में आपने शान पठार देख लिया था, ये म्यांमार का एरिया था, है ना, ये यहाँ पे आपने शान पठार देख लिया था। ठीक है, इसके बाद आप चाइना वाले हिस्से में आएंगे तो चाइना वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह है तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार किस किस श्रेणी के बीच में है? हिमालय रेंज और कुनलुन शान, इन दोनों के बीच में स्थित। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपने देखा था टियान शान माउंटेन और अल्टून शान। तो टियान शान और अल्टून शान के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको तकला मकान डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, तो टियान शान और अल्टून शान के बीच में टकला मकान डेजर्ट। ठीक, यहां से आप आगे जाएंगे तो आपको अल्टाई माउंटेन आपने देखा था और टियान शान, इन दोनों के बीच में आपको झुंगेरियन बेसिन मिलेगा, झुंगेरियन बेसिन। ठीक, तो टियान शान और अल्टाई के बीच में झुंगेरियन बेसिन। फिर अल्टाई और श्यान माउंटेन के बीच में कोबो का पठार। ठीक है, अल्टाई और श्यान माउंटेन के बीच में कोबो पठार। ठीक है, उसके बाद जहां पे आपने ग्रेट खिंगन और यबलानाय देखा था, उन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो मंगोलियन पठार है और गोबी डेजर्ट है। ठीक है, गोबी डेजर्ट। इसके अलावा तुर्फान डिप्रेशन या तुर्फान गर्त है। ठीक, तो एक क्रम अगर आप देखें तो यहां से ये है, यहां से वापस आए फिर से देखें तो तिब्बत का पठार ये हो गया। तिब्बत के पठार के बाद अगर आप देखेंगे तो तियान शान और अल्टुन शान के बीच में तकला मकान डेजर्ट था। तकला मकान डेजर्ट के बाद अगर आप देखें तो तुर्फान डिप्रेशन है जो कि अल्टाई माउंटेन और नानशान के बीच में है। फिर गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट भी आपका अल्टाई माउंटेन और नानशान के बीच में है। फिर मंगोलिया का पठार है जो यबलानोय और खिंगन और इधर से अल्टाई, इन तीनों के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कोबो का पठार जो श्यान और अल्टाई माउंटेन के बीच में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बैकाल माउंटेन और जो हमने याबलानोय रेंज देखा था, उन दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा विटिन प्लेटो, विटिन प्लेटो। ठीक है, विटिन पठार। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका खिंगन माउंटेन और जो इस तरफ आपने सिकोटस माउंटेन देखा था, उन दोनों के बीच में आपको मंचूरियन मैदान मिल जाएगा, मंचूरियन मैदान। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये साइबेरिया पठार का एरिया है, जिसको आप देख चुके हैं, साइबेरिया पठार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मुख्य पठार हो गए। इसके अलावा अगर आप तुर्की वाले क्षेत्र में आएंगे, आपका तुर्की वाला जो क्षेत्र है यहां पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा एक पठार जिसका नाम है अनातोलिया पठार, अनातोलिया, अनातोलिया प्लेटो, अनातोलिया पठार मिल जाएगा आपका तुर्की वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा मध्य साइबेरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको एक और पठार मिल जाएगा जिसका नाम है याकूत पठार, मध्य साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्थित। ठीक है, पठार हमने देख लिया, जो मेजर हैं उनकी बात हमने पठारों की कर ली। ठीक है, इतने पठार अगर आप जानते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ झीलों को देख लेते हैं एशिया के। अब अगर हम झीलों को देखने से पहले अगर हम कुछ डेजर्ट देख लेते हैं, डेजर्ट यानी मरुस्थल। तो एक तो हमने देख लिया तकला मकान मरुस्थल जो चीन का है, गोबी मरुस्थल चीन का है जो। ठीक है, ये दो मरुस्थल तो हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद भारत में थार का मरुस्थल आप जानते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट है ये, थार का मरुस्थल हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप अरब वाले क्षेत्र में आएंगे, मिडिल वाले क्षेत्र में, तो आपको ईरान वाले क्षेत्र में दो मरुस्थल मिलेंगे। ठीक है, ईरान वाले क्षेत्र में एक मिलेगा दस्ते कबीर और एक मिलेगा दस्त ए लूट। ठीक है, आप ईरान वाले क्षेत्र में आएंगे तो मैप दिखाता हूं दूसरा। ये है, इस मैप में आप देखिए
इस मैप में आपको चीजें जो हैं वो ज्यादा आसान मिलेंगी। जो माउंटेन्स हम देख रहे थे वो देखिए, ये आपका हिंदू कुश है। हिंदू कुश के बाद इधर आएंगे तो ये सुलेमान मिल जाएगा, फिर किरथर मिल जाएगा, फिर मकरान मिल जाएगा, ये आपका जाग्रोस है। ठीक, जाग्रोस के बाद ये देखिए, ये है टॉरस माउंटेन, यहाँ से आपका पोंटिंग माउंटेन है, और ये एल्ब्रुज माउंटेन है। ठीक है, एक माउंटेन का क्रम अगर आप यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान के पास वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये है हैडरामवट, ये है आसिर माउंटेन जो रेड सी के तट पे है, तो आसिर माउंटेन। ये हेजाज माउंटेन है, ये भी रेड माउंटेन के रेड सी के तट पर है। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, हेजाज माउंटेन और असीर माउंटेन, ये दोनों रेड सी के कोस्ट पर। ठीक है, अब हमें देखना है मरुस्थल को। मरुस्थल को हमने बताया कि ईरान में दो मरुस्थल है, एक ये है दस्त-ए-कबीर और ये है दस्त-ए-लूत, ये दोनों ईरान के मरुस्थल हैं। ठीक है, ईरान के मरुस्थल हैं ये दोनों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये काराकुम डिजर्ट है। काराकुम डिजर्ट जो है वो पाया जा रहा है आपका तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तो तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट है। ठीक है, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत ये दोनों है ईरान में। अब अगर हम दस्त-ए-कबीर जो डेजर्ट है उसकी बात करें तो ये है एल्ब्रुज रेंज, एल्ब्रुज रेंज के दक्षिण में है। ठीक है, और जाग्रोस रेंज के उत्तर में है। तो एल्ब्रुज रेंज के दक्षिण में स्थित है दस्त-ए-कबीर डेजर्ट। ये दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत खारा डेजर्ट है ना, सैलाइन डेजर्ट है, नमक वाला डेजर्ट है ये दस्त-ए-कबीर। ठीक है, ये ईरान के दो डेजर्ट आपने देख लिए, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत। ईरान के बाद आप आएंगे सऊदी अरेबिया वाले क्षेत्र में, या इस वाले पूरे पठार में आएंगे जो सीरिया और इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इन सब का जो क्षेत्र है वहां पर आएंगे। इस पूरे क्षेत्र में आपको कुछ डेजर्ट मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, यह है सीरियन डेजर्ट। ठीक है, सीरियन डेजर्ट। उसके नीचे है अल नाफूद डेजर्ट। अल नाफूद डेजर्ट के बाद है अल दहमा, अल डहना, अल डहना के नीचे है रूबल खाली, रूबल खाली। ये चार का क्रम ध्यान रखना है। सीरियन डेजर्ट के बाद अल नाफूद। अल नाफूद की अगर बात करें तो जो अल नाफूद डेजर्ट है ये एक अर्ग मरुस्थल है, एक अर्ग मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। अर्ग मरुस्थल मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा और सपाट एक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है जिसका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो रेत के कणों से, बहुत फाइन पार्टिकल से कवर्ड होता है। और इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेजी से जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर वो रेत के बहुत सारे टीले मिलते हैं, है ना, रेत के टीले बनते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को अर्ग कहा जाता है। तो अल नाफूद डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद अल नाफूद जो है वो अद दहना से, अद दहना एक क्षेत्र है, सकरा क्षेत्र है, उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है रूबल खाली मरुस्थल से। रूबल खाली सऊदी अरब में इसका मैक्सिमम हिस्सा पड़ता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो ये यूएई का हिस्सा है, ओमान का हिस्सा है, यमन का हिस्सा है, इन सब में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक, ये जो रूबल खाली मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रमिक रेतीला मरुस्थल है ना। रेतीला मरुस्थल यानी रेत के कण पाए जाते हैं, बालू जिसको आप कहते हैं। ठीक, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रमिक यानी लगातार फैला हुआ रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा जाता है एम्प्टी क्वार्टर। एम्प्टी क्वार्टर, एम्प्टी क्वार्टर का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रूबल खाली मरुस्थल है ये नॉन एक्वीमिन एरिया है, नॉन एक्वीमिन एरिया।
नॉन एक्विमिन एरिया का मतलब होता है इस पूरे क्षेत्र में मानव सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा फैला हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। इन पूरे मरुस्थल्स को मिलाकर अरेबियन डेजर्ट कहा जाता है एक साथ, सीरिया, अल नाफूद, अद-दहमा और रुबल खाली, इनको मिलाकर। ठीक है, तो हमने काराकुम डेजर्ट देख लिया जो कि कहाँ पर है, तो तुर्कमेनिस्तान में। दस्ते कबीर और दस्ते लुट कहाँ पे है, तो ये दोनों है आपका ईरान में। ठीक है, इसके बाद हमने अरब प्रायद्वीप के पास में देखा सीरियन डेजर्ट, अल नाफूद जो कि एक अर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। फिर हमने इसी अल नाफूद जो है वो अद दहमा के माध्यम से रुबल खाली डेजर्ट से जुड़ा हुआ है जो कि नॉन एक्विमन या एम्प्टी क्वार्टर के रूप में फेमस है। ठीक है, तो ये मेजर डेजर्ट्स हो गए एशिया के। अब हमें कुछ झीलों को देख लेना है एशिया के। झीलों की बात करें ये देखिए रूबल खाली डेजर्ट है जो सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यमन इन सभी देशों में फैला हुआ है। झीलों को अगर हम देखें तो तुर्की वाले देश में आप जाएंगे, तुर्की में अगर आप देखेंगे तो तुर्की में आपको यहाँ पर एक झील मिलेगा जिसका नाम है लेक वान, है ना, लेक वान। ये लेक वान क्या है, ये दुनिया की साल्टीएस्ट लेक है, सबसे ज्यादा सैलाइन वाटर है। ठीक है, इसका 330 प्रति हजार, 330 पर थाउजेंड, यानी एक लीटर पानी में 330 ग्राम के लगभग नमक घुला हुआ है। इसीलिए इस वाटर में अगर आप नहाएंगे या आप कूदेंगे तो आप तैरते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि वाटर का जो घनत्व है वो आपके घनत्व से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सैलाइन बहुत ज्यादा है। ये तुर्की में लेक वान है। ये लेक वान जो है वो एक टेक्टोनिक लेक है, एक टेक्टोनिक लेक है। ठीक, और दुनिया का सबसे खारा जल वाला झील है ये, जो कि है तुर्की में। ठीक, इसके बाद कैस्पियन सागर एक झील है जो एशिया की है। कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आपने अरल सागर देख लिया। अरल सागर उज्बेकिस्तान और आपका कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद आगे चले, ये एक अजोज सागर है, ये भी एक झील ही है। ब्लैक सागर, ये सब झील ही है। ठीक है, इन सबका नाम के आगे सागर भले लगा है लेकिन ये सब एक झील ही है। ठीक है, इसके अलावा आप इस मैप में देखें तो आपको इस मैप में कुछ और झीलें देखने को मिले। ठीक है, तो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आए तो इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा झील, सुमात्रा के पास में अगर आप देखेंगे तो एक झील मिलेगा जिसका नाम है टोबा। टोबा झील इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है, तो सुमात्रा द्वीप पर है। ये जो टोबा झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है ये टोबा झील। ठीक है, इसके बाद आप कंबोडिया वाले क्षेत्र में आइए। आप देखिए ये है आपका कंबोडिया। कंबोडिया में अगर आप देखेंगे तो एक झील मिलेगी जिसका नाम है टॉनले सैप। ठीक है, ये टॉनले सैप झील कहां पे है, तो कंबोडिया में। ठीक है, उसके बाद आपने जहां पर तकला मकान डेजर्ट देखा, तकला मकान मरुस्थल देखा था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक झील मिल जाएगी लगभग इस जगह पर, जिसका नाम है लेक लोपोनूर।
लेक लोपोनुर। ठीक, ये लेक लोपोनुर कहाँ पे है? ये है चाइना में। ठीक, और लेक लोपोनुर में ही चाइना का न्यूक्लियर मिसाइल का जो परीक्षण होता है उसका, या रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वो इसी लेक लोपोनुर के पास में, लेक लोपोनुर से ही उसका सारा परीक्षण होता है। ठीक, फिर आप साइबेरिया वाले क्षेत्र में आइए तो आपने लेक बैकाल देखा था जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, फिर आप आइए कजाकिस्तान के क्षेत्र में, तो कजाकिस्तान में आपने लेक बाल्कस देखा था जहां पर यूरेनियम मिल रहा था। ठीक है, लेक बाल्कस हो गया। तो ये जो मुख्य लेक्स हैं उनकी बात हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद भारत की जो लेक्स है वो आप भारत में देखेंगे। ठीक, तो ये लेक्स आप ध्यान में रखिएगा।